Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum, adab. Welcome to The Good Side on a chilly evening of January 2024. This platform where we meet people who make Pakistan Pakistan. However, आज जो हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, she is not living right now in Pakistan but was born and raised in Pakistan. So yes, in a way, she is contributing like having this podcast with me to Pakistan, and the topic that we're going to talk about, जिस पे हम बात करेंगे, ये बहुत मज़ेदार है, बहुत इन डेप्थ है और बहुत उचटता हुआ, उभरता हुआ, उछलता हुआ टॉपिक है. लेकिन इससे पहले कि मैं आपको टीज़र दूं कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, I want my guest to introduce herself to you because I think she can do justice to what she's doing herself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam and good morning, good evening, wherever everybody's watching. Assalamu alaikum to you all. मेरा नाम इल्सा है और मैं मिस सारा को बहुत अरसे से जानती हूँ और मैं मिस सारा को ज़िंदगी भर मिस सारा ही बोलूँगी, हालांकि वो कभी मेरी टीचर नहीं रह चुकी हैं. मेरा इंट्रोडक्शन, मैं बाय प्रोफेशन मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ और मैं इस वक्त एक ड्रग एंड अल्कोहल क्लिनिक में काम करती हूँ न्यू जर्सी में. तो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो ड्रग एंड अल्कोहल काउंसलिंग है. मेरे areas of interest, as you can tell, are education, mental health, wellness and well-being of people, community engagement, training teachers, training other counselors, or one of the most interesting experiences and my introduction to Miss Sara and her school was when Miss Sara allowed me to design and teach a poetry writing class at the Learn to Learn school, and that was a fantastic experience, and that was one of the, I would say, core experiences that allowed me to explore the boundaries of what mental health and what counseling can be outside of the 50-minute one-on-one counseling. So thank you so much for that, and thank you for inviting me to your podcast. आई थिंक इल्सा ने ज़रा इनकिसारी से काम लिया है. इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने पढ़ाई पाकिस्तान से की, IBA से. जी, अंडर ग्रेजुएट. प्लीज़ ये बताएं आगे क्या किया फिर. अच्छा, मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट यहाँ IBA कराची से किया था और फिर अपने मास्टर्स के लिए रटगर्स यूनिवर्सिटी गई. वहाँ पे मैंने अपना प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप किया एक पार्शल हॉस्पिटल में, जिसका मतलब ये है कि वहाँ इलाज के लिए लोग 6 से 9 घंटे के लिए हर दिन आते हैं. और अब मैं जो काम करती हूँ वो एक आउट पेशेंट सेटिंग में है, जहाँ पे हर काउंसलर के पास तकरीबन 30 से 40 क्लाइंट होते हैं जिनको हम हफ्ते में एक बार देखते हैं. और जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं ड्रग एंड अल्कोहल काउंसलिंग से, जो लार्जर पर्पस है ड्रग एंड अल्कोहल काउंसलिंग का, वो ये है कि जो इंसान कोई ना कोई नशा करता है, जैसे हेरोइन, कोकेन, शराब, और वो छोड़ना चाहता है, तो वो हमारे पास आता है. हम उसको उसकी दवाई प्रोवाइड करते हैं और हम काउंसलिंग करते हैं. और मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 1.5 साल हो गए. अब ठीक है, अब बेहतर है. ऑलराइट. अच्छा, अब जस्ट किक ऑफ विदाउट डिस्कशन, एक सताता हुआ सवाल मेरे जहन में आ रहा था जो कि मैंने सोच रखा था कि तुमसे मुलाकात होगी तो बात करेंगे, कि मेंटल एपिडेमिक जो है इस वक्त वेस्ट में भी है और ईस्ट हमारे मुल्कों में भी है. इसकी कोई सॉल्यूशंस हैं? इसके ऊपर अगर हम बात करें या हम इसको आखिर की तरफ लेके रखें बात को. दूसरी चीज़ ये कि क्या वेस्ट के पास इसका कोई बेहतर सॉल्यूशन निकल आया है या दे आर स्टिल इन सर्च ऑफ इट? सारा, मैंने आपको कहा था मुझे सिर्फ 1.5 साल हुआ है काम करते हुए, तो वेस्ट के पास सलूशन हो ना हो, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पिछले 1.5 साल में जो 2-3 बड़े लेसन्स जो मैंने सीखे अपने काम में, सो टू गिव अ
slightly long answer to your short question. Is there a solution to the epidemic of mental illness, right? So before I answer the question, let's give a qualifier for this, right? Mental illness has been around as long as human beings have been around. The names for those mental illnesses are new in the history of human beings. 100 साल पहले तक जितनी हमारे पास अभी डिप्रेशन और एंजाइटी की कैटेगरीज हैं वो नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले कोई लफ्ज़ नहीं थे इसके. होंगे कोई ना कोई अल्फाज होंगे डिप्रेशन को डिफ़ाइन करने के लिए. जब अल्फाज नहीं थे तो हो सकता है लोग इंडिजिनस कल्चर्स किसी और तरह ये जाहिर करते हों कि अभी मैं डिप्रेस्ड हूँ, फॉर एग्जाम्पल. तो व्हेन वी यूज़ द वर्ड मेंटल इलनेस टुडे, व्हाट वी मीन इज़ द स्पेसिफिक कैटेगरी, the name that the specific category has been given by mainstream literature on the subject. Okay. अब ये established हो गया तो हम solutions की तरफ आते हैं very quickly into the podcast. One of the big indicators of the deterioration of well-being on a societal and individual level, based on thousands and thousands of researches done on the subject, has been there are two indicators. The first indicator is the quality of your relationships. Thousands and thousands and thousands of pieces of literature have concluded कि अगर आपके ताल्लुकात की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके रिलेशनशिप्स में लॉन्जेविटी हो. इसका ये मतलब ही नहीं है कि आपके बहुत दोस्त हो या आपका बहुत बड़ा ख़ानदान हो. इसका मतलब ये है दैट यू फील फुलफिल्ड एंड यू सी मीनिंग इन योर रिलेशनशिप्स, नो मैटर हु दे आर, वेदर दे आर योर फैमिली और योर फ्रेंड्स और योर नेबर्स और योर पेट्स फॉर दैट मैटर, और योर रिलेशनशिप विद गॉड, राइट? As long as you understand that there is meaning and quality in your relationships, you are less likely to struggle with a mental illness in the long term. That is one indicator. The second indicator is larger community support. So outside of your quality relationships, what kind of supports are available in the community? For example, earlier we were talking about struggles of people who are growing old in Pakistan and in the West, people who are above the age of 80, 85, 90, their families have moved out, they're absolutely isolated, but they are healthy and they're mobile, but have nothing to do, right? And so are there any community supports available for them, right? Have we structured a society that enables people or disables people, right? So we were talking about this earlier, that it's not people that are always disabled. Sometimes it's the society that disables perfectly healthy people. Very true. Now, it would be unjust and incomplete if I didn't say this, that a big caveat here is that there is a huge biological basis for a lot of mental illness as well. In depression, when depression occurs, there is an imbalance of neurotransmitters in the brain. अब चाहे वो postpartum depression हो या वो prolonged grief हो या वो कोई वक्ती stress हो, तो ये कहना नाकाफ़ी है कि देखो अगर तुम सिर्फ अपने अम्मी से रोज़ बात कर लोगे या रोज़ नमाज़ पढ़ लोगे तो तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा. This is unjust to say because there are many factors that affect a person's well-being. But if we are talking about solutions, we can obviously say that there are many things that give our life meaning, and the more we incorporate those into our meaning, the more resilience we will build against mental illness. अच्छा, अब इसमें एक सवाल अक्सर जो लोग बात करते हैं मेंटल इलनेसेस के ऊपर या उन लोगों के लिए कि भाई क्यों डिप्रेस हो तुम, क्या तुम्हारे पास कमी किस चीज़ की है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, इसमें डिप्रेस तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती हो. तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, दिन रात ये सोचा करो कि क्या क्या नेमतें तुम्हारे पास हैं, तो ये डिप्रेशन सब गायब हो जाएगा. एक हमारे यहाँ ये स्कूल ऑफ थॉट भी है जो इसको, एंड आई डोंट से कि वो लोग गलत कहते हैं, वो ज़ाहिर रूहानियत जो है वो वेस्ट में या इस, क्योंकि इस सब चीज़ें हमारे पास वेस्ट से आई हैं, जितनी भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें रूहानियत आ ही नहीं सकती है. और जैसा वहाब सूरी साहब ने कहा कि आइंस्टाइन ने एक किताब लिखी और वो क्वीन एलिज़ाबेथ के क्वीन उस वक्त की क्वीन के सामने पेश की, तो उसने कहा वेयर इज़ गॉड इन दिस, तो उसने कहा गॉड के बारे में बात नहीं हो सकती. एंड देन डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि ही रोट रिलीजियस बुक्स ऑल्सो, और उसमें उसने फिर ज़ाहिर जो भी बात की हो, मगर साइंसेस के अंदर क्योंकि ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, वेस्टर्न थ्योरी है, तो इसके अंदर वो रूहानियत या क़ल्ब
का जो तस्करा है शायद वो ना आ सके, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो वो दिलो दिमाग की बात करते हैं, सुकून क़ल्ब की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेंटल वेलनेस या मेंटल इलनेस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो लोग बात कहते हैं कि हाँ शुक्र, रब से कनेक्शन, रब से बात, रब से तस्करा, रब से शिकायत, तो इट डज़ मेक सेंस। लेकिन ये कि बहरहाल इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे अभी आपने जिक्र किया postpartum depression है, which is very less talked about and which is very common in women. Right after you have the baby, तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज से ख़वातीन गुजरती हैं। उन केमिकल चेंजेस की वजह से, आई एम नॉट अ डॉक्टर जिसमें मैं बात करूं, बट आई नो कि ये होती है परेशानी। वो चंद दिन आप ज़ाहिर थकन भी होती है और फिर वो न्यू बेबी को हैंडल करना। लेकिन कैन वी कॉल दैट डिप्रेशन? So we'll talk clinically first, right? So if you open the diagnostic statistical manual, जिसमें symptoms लिखे हुए हैं सारे postpartum depression के, अगर in order to qualify for postpartum depression, आपको वो list of symptoms fulfill करनी है for a 2-week period only, right? Now a lot of clinicians also agree that that 2-week period is not enough, क्योंकि 2 हफ्ते तो आपको adjustment पे लगते ही हैं, right? However, here's my perspective on is this depression or not, right? Being in the field for a year and a half, मैंने ये observe किया है कि sometimes giving a diagnosis for depression is validating for a person rather than not giving a diagnosis for depression. Okay. When it exists, the opposite can also be true, that giving a diagnosis for depression when it does not exist is invalidating for a person and disempowering for a person, right? होता ये है कि, और अनफॉर्चुनेट बात है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि एक न्यू मदर है फ़र्ज़ करें एंड शी इज़ शोइंग साइंस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब उसको उसके पूरी फैमिली जो है वो इनवैलिडेट कर रही है कि देखो तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा भी बच्चा पैदा हुआ है, या वो ये कह रही है हम तो पैदा किया हमने और अगले दिन उठ के हम खाना बनाना शुरू कर दिए थे, इसको देखो ये तो बेड रेस्ट पे है। तो इस सब में अगर एक लैब कोट पहनी हुई डॉक्टर कहे ना कि एक्चुअली ये एक कंडीशन है और आप इसको आराम करने दें, तो वो कहेंगे अच्छा डॉक्टर ने कह दिया है ये वाकई एक बीमारी है, इसको रेस्ट करने दो। इन दोज केसेस दैट कैन एक्चुअली बी वैलिडेटिंग, सो देयर इज वैल्यू इन दैट। The second perspective on this is that if we take just a clinical perspective of depression, what is depression, right? It is a set of symptoms that occur together for a period of time. तो फ़र्ज़ करें एक इंसान है जो 2 हफ्ते तक उसके आसपास वालों ने या उसने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया कि वो उसकी नींद बिल्कुल उड़ गई है, उसकी भूख बिल्कुल उड़ गई है, वो किसी से मिलजुल नहीं रहा, और वो चीज़ें जो वो पहले इंजॉय करता था उसने एकदम से करना छोड़ दिए और उसमें उसको इंजॉयमेंट नहीं मिल रही। जब वो लोगों में बैठता है तो वो अकेला महसूस करता है, और जब वो खुशी का एहसास जिन मौक़ों पे होना चाहिए वो चाह के भी वो खुशी का एहसास उसको नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे कि कोई ना कोई मसला तो है। ठीक है, शायद आप उसको डिप्रेशन ही कहेंगे, लेकिन आप कहेंगे कोई ना कोई मसला तो है, तो स्ट्रेस से गुजर रहा है या कोई एंग्जाइटी है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब व्हेन दैट कैफियत exists for a very long period of time, like a month or 2 months, और आपने सब ट्राई कर लिया, आपने नमाज भी ट्राई कर ली, आपने दुआ भी ट्राई कर ली, आपने अपने दोस्तों से भी बात करना ट्राई कर ली, लेकिन आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस कैफियत का ताल्लुक एक्चुअली किसी इवेंट से नहीं है, दिस इज़ समथिंग इंटरनल, then we say that this is most likely a depressive episode or a depressive state. So it's very important for people to understand कि डिप्रेशन 2 तरह का होता है। एक तो किसी वजह से कि जैसे पोस्टपार्टम है, आप एक बहुत बड़े लाइफ चेंज से गुजरे, तो आपने कहा कि ये एक डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रही है, हो सकता है 3-4 हफ्ते में वो डिप्रेसिव एपिसोड, एज मोस्ट डिप्रेसिव एपिसोड्स डू, खुद ही वो चली जाए। लेकिन जो ज़्यादा अनरिकग्नाइज चली जाती है ना डिप्रेसिव एपिसोड, वो होती है जिसकी कोई वजह नहीं होती अपेरेंट, कि ना कोई लॉस हुआ है, ना कोई घर मूव किया है, ना कोई माली नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है वो इस हद तक डिप्रेस हो गया है कि वो 2 हफ्ते से अपने कमरे से नहीं निकला है।
Now there are aspects of depression that we don't talk about very often, that people who have depression will discuss. For example, क्योंकि मैं काम करती हूँ फील्ड में, और बहुत सारे लोग जो हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वही कहते हैं कि हम एक हफ्ते से नहाए नहीं हैं और हमें नहाने का दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि पानी हमारे जिस्म पे पड़ेगा तो वो जो एहसास है ना, उससे हमें बहुत कोफ्त होती है. फॉर एग्जाम्पल, that is not a very everyday emotion. That is a very particular, very specific kind of feeling. लोग कहते हैं कि हमें दांत ब्रश करने का दिल नहीं चाहता. लोग कहते हैं कि हमें सनलाइट में रहने का दिल नहीं चाहता. लोग कहते हैं कि हमें भूख ही नहीं लगती. ये नहीं कि खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा, भूख ही नहीं लग रही, खाना खाना भूल गए. Right? My appetite has been killed. I don't want to sleep. I don't want to sleep. I have not slept and I also don't feel like sleeping. एक internal important bodily mechanism जो है rest का, वो disrupt हो गया है. Right? That is when we say this person is going through a depressive episode. अब इस सब में अगर हम एक उसको कहें कि तुम अल्लाह मियाँ से दूर हो गए इसलिए ये सब हो रहा है, तो शायद वो और शेम में चला जाए कि देखो मैं अल्लाह मियाँ से भी दूर हो गया, अल्लाह मियाँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया. राइट? सो व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर, what is the best thing to do for a person who is observing another person going through this? That's a really important question. So let's look at the definition of depression in two ways. एक है clinical definition of depression, और एक है the experience of depression as people have described it. Right? So certain symptoms of depression that occur together. नींद उड़ गई, और ये नहीं कि एक दिन के लिए नींद उड़ गई, हफ्तों महीनों नींद आ ही नहीं रही, या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. सो इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया. भूख बहुत लग रही है या बिल्कुल नहीं लग रही. अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस अबाउट द फ्यूचर, कि अभी जो है वो सब बुरा है और वो कभी अच्छा होगा भी नहीं. इंटेंस गिल्ट अबाउट एन अननोन थिंग, कि मुझे बस एक गिल्ट हो रही है या एक सेंस ऑफ शेम हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्यों हो रहा है. wanting to isolate from everybody, friends, family. And one of the big indicators also is कि वो चीज़ें जो मैं पहले enjoy करती थी अब मैं enjoy नहीं कर रही. कि जैसे अगर मैं रोज़ वॉक पे जाती थी, मैंने वॉक पे जाना छोड़ दिया है. मुझे अपनी बिल्ली के साथ खेलना पसंद था, मैंने बिल्ली के साथ खेलना छोड़ दिया. अब इनमें से एक या दो अगर होते हैं तो उसको हम फ़ौरन नहीं कहते कि डिप्रेशन. लेकिन अगर ये सारी चीज़ें, एटलीस्ट 5 out of these, I think 7 or 9 symptoms, if they occur together for an extended period of time and they affect a person's daily life and daily functioning, then we say that this is a depressive episode. Now, one important thing for people who are not aware of what depression is and what mental illness is के डिप्रेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी. बहुत सारे लोगों के लिए एक डिप्रेशन की एपिसोड आती है और चली जाती है. लेकिन अगर एक इंसान एक डिप्रेसिव स्टेट में है तो डॉक्टर से मिलने का एक तो कोई नुकसान नहीं है, आप मिल लें किसी डॉक्टर से. और दूसरी बात ये कि 9 times out of 10 समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट. अब एक दूसरी मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि डिप्रेशन इज़ अ डीप सैडनेस, कि बहुत ही उदास अगर कोई हो तो वो डिप्रेशन है. लेकिन एक्चुअली द एक्सपीरियंस ऑफ डिप्रेशन reported by people who have depression is actually the experience of not being able to feel. The absence of any feeling. The absence of any feeling. Absolute numbness. It's as if आप सारे दुनिया के सारे रंग हटा दें, सारी सेंसेशंस हटा दें, सारे इमोशंस हटा दें, तो और आप एक दिन उठें और आप इस एब्सोल्यूट नथिंगनेस में हैं. राइट? सो that is not sadness, that's the absence of feeling. Right? So if I were to ask you, Miss Sarah, you wake up one day and you feel absolutely nothing, and you have never felt like this before also, how would you feel? Freak out. You'd freak out? Actually freak out. Exactly. Right? Now you wake up and you think, अच्छा शायद ये 10-15 मिनट मुझे हो रहा है, और आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है.
अब आपको 1 दिन होता है, आपको 2 दिन होता है, 1 हफ्ते होता है, आपके आसपास वाले नोटिस करना शुरू करते हैं और आपके आसपास वाले, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको भी नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, वो आपको सजेशंस देते हैं। वो कहते हैं बेटा तुम फजर के लिए नहीं उठ रहे हो इसलिए ये हो रहा है, या तुम रोज़ वॉक पे नहीं जा रहे हो इसलिए हो रहा है, या तुम मेरे हाथ का खाना खाओ देखो सही होगा, तो तुम इस्लामाबाद फार्म हाउस होके आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मसला यही है ना कि उसका ये सब करने का दिल ही नहीं चाह रहा, ना उसको फार्म हाउस जाने का दिल चाह रहा है, ना उसको बात करने का दिल चाह रहा है। इसलिए क्योंकि depression comes with an intense feeling of nothing matters, and when nothing matters, nothing matters, right? Now you cannot convince a person in that state that you matter, that your life matters, that your relationships matter. This is a very, very, very dark and very scary place to be in. And it is not up to family members, siblings, or even the community to intervene at this point. There will come a time when family support will be useful, when community support will be useful. उसका एक invaluable role है. लेकिन अगर आप किसी अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करें जो 1 महीने से किसी से मिला नहीं है, या वो सो नहीं रहा है, या वो खा नहीं रहा है, या खा नहीं रही है, then it is worthwhile to go up to them and ask them that do you need any help, how are you feeling, right? Or simply validate them that I know something's wrong, I see you, and I am here if you want to reach out for help. And before we move on, I want to share certain very specific experiences जो किताबों में नहीं मिलते, right? और वो किताबों में जो experiences नहीं मिलते वो ये होता है कि लोगों को अपनी बॉडी पे टेम्परेचर और टेक्सचर का एहसास अनकंफर्टेबल बनाना शुरू कर देता है, राइट? फॉर एग्जांपल नहाने का दिल नहीं चाहेगा, या फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट नहीं यूज़ करने का दिल चाहेगा, सर्टेन टेस्ट नहीं करने का दिल चाहेगा, खा रहे हैं टेस्ट ही नहीं आ रहा, खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, बाहर जा रही हूँ, मेरे बाहर सब शादी में हूँ, सब खुश हैं, मेरी बर्थडे है, बाकी सब खुश हैं, मैं क्यों उदास हूँ? अब इस पूरी चीज़ में there are many things that can help, there are many things that can make this worse, right? Of course judgment makes this worse, सबसे ज़्यादा unsolicited advice makes this worse, you bet, right? And assumptions make this worse कि इसके साथ यही हो रहा होगा, right? And so as we said earlier, the need is to be kind, it's to be curious, and the most important thing, अगर आपको नहीं पता कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, तो you take their words at face value, you believe them instead of saying कि अच्छा मैं फलाना एक्सपर्ट से पूछ के आता हूँ, या मैंने तो ये पढ़ा था, मुझे तो लगता है ये होता है. आप उनसे पूछ लें. People will eventually open up to you if you show them that you are available for them for support. अच्छा, अब इसमें इल्सा अच्छी बात, बड़ी प्यारी बात तुमने ये कही कि just be there for people who you think may be going through something in their life. लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता नहीं है. हमारे यहाँ तो मतलब there are categories of people around us. एक वो कैटेगरी है जो आपको अगर अपसेट देखेगी किसी भी वजह से, अच्छा तुम्हारे साथ ये हुआ, अच्छा कैसे हुआ, अच्छा क्यों हुआ, अच्छा कब से हो रहा है, मतलब एक बौछार सवालों की आ जाएगी. That you start feeling really uncomfortable कि अल्लाह इनको ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन किसने बताई ही क्यों. अच्छा, एक कैटेगरी वो है जैसे आपने कहा अनसोलिसिटेड, बस एडवाइस देना. सुनो तुम्हें भूख नहीं लग रही है ना, मैंने सुना है तुम खाना नहीं खा रही हो ढंग से, आलू बुखारे रात को भिगाओ पानी में, सुबह पानी पियो, देखना मुफर्रे तुम्हें मैं तरकीब बता रही हूँ, ऐसी भूख लगेगी टका के खाना खाओगे. ठीक है, एक ऐसी फ्री फंड की एडवाइस आपको मिलना शुरू हो जाएगी. फिर एक ऐसी कैटेगरी भी हमारे यहाँ हु एक्चुअली डोंट गिव अ डैम. अच्छा कुछ है, हमें क्या, हमारे पास और बहुत मसले हैं, हम खुश रहें, बाकी जो जिस हाल में है वो पड़ा रहे. हम आई डोंट नो कि बीइंग इंडिफरेंट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो जैसा भी है. इस
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वो एहसासात, वो आँख ही नहीं है कि हम किसी को अगर देख रहे हैं कि कोई परेशान है तो 2 मिनट बैठ के पूछें हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग. सिर्फ एक ये सवाल पूछ लें, एंड इफ दैट पर्सन इज पोरिंग देयर हार्ट आउट, फाइन, तुम चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी. मैं ठंडी करके पी. अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हमें पता चल गया है नाउ दैट द पर्सन इज गोइंग थ्रू XYZ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, तो इंस्टेड ऑफ, मैं एक साहिबा से मिली, ऐसे ही मैंने जिक्र किया मेरे ना कमर में वो शायद किडनी का कुछ दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है. हाँ, वो मैं जानती हूँ एक साहिबा को, उनके तो वो किडनी में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जाके वहाँ दिखाया तो पता चला उनका गुर्दा फेल है. फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया तो पता चला दूसरा गुर्दा भी फेल है, और फिर वो मर गई. And I was like कि मैंने जिक्र ही क्यों किया कि मेरे गुर्दे में कुछ है, या खुदा ना करे कुछ उस तरफ. I was cursing that moment कि जब मैंने वो जिक्र ज़बान से निकल गया मेरे. तो ये हमारे यहाँ किसी को हम देख लेंगे कोई डिफरेंटली एक्ट कर रहा है, किसी की आँख में स्क्विंट है हल्का सा, फ़ौरन हम लेबल कर देंगे, अरे आप इनको ना वहाँ ऑटिस्टिक उस पर दिखा दीजिए ले जाके क्लिनिक के ऊपर, या आपने किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है इनके लिए, मैं जानती हूँ बड़ी अच्छी साइकोलॉजिस्ट को आप ले जाए. भाई आपको पता क्या है उस बंदे की या उस बंदी की क्या स्ट्रगल्स रही हैं, व्हाट दैट पर्सन हैज़ कम आउट ऑफ, या उसकी आँख का स्क्विंट सिंपली इज़ मे बी ड्यू टू अल्लाह मियाँ की वजह से, अल्लाह मियाँ ने उसको दे दिया स्क्विंट, या उसकी कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो गया है जिसकी. तो आप कौन है लेबल देने वाली उसको या देने वाले उसको. तो हमारे यहाँ ये लोग भी तो हैं, जिससे कि आपने जैसे कहा ना, वैलिडेट अगर कर भी रहे हैं तो वो स्टाइल क्या है. वैलिडेशन हमारे यहाँ तो दबा के होती है, टिका के वैलिडेशन होती है, मगर ये कैटेगरीज हैं. तो बहरहाल दिस वाज समथिंग दैट आई हैड टू डिस्कस, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी में बड़े आराम से हो रहा था, एंड आई थिंक वेस्टर्न सोसाइटी में भी होता होगा ऐसे. तो अब वो आदमी जो, अगर मैं इस वक्त परेशान हूँ अपनी किसी XYZ रीज़न की वजह से, मैं तो यूथ के साथ काम करती हूँ, स्कूल में तो आए दिन बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं. आजकल इम्तिहानों का ज़माना है, CIEs होने वाले हैं, O levels की तलवार सर पे लटक रही है. एवरी O level candidate is in stress. Don't remind me. You've been through that. And every O level candidate is in anxiety. Subject syllabus cover नहीं हो रहा, टीचर एब्सेंट हो रहे हैं, मैं कैसे इम्तिहान दूंगी या दूंगा, मेरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं स्कूल छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, मैं घर में बैठ के प्राइवेट ट्यूशन दूंगी, ऑनलाइन पढ़ूंगी, फोकस, ग्रेड अच्छा आएगा. ये टीचर नहीं आ रही हैं तो वो स्कूल ही आना छोड़ देंगे कि भाई टीचर नहीं आ रहे हैं, हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा. इज़ दैट डिप्रेशन? इतना सारा, इतना लंबा सवाल था ये. नहीं, बस जस्ट आंसर द स्कूल पर्सपेक्टिव. Yes and no. So the short answer is no, it is not depression, but it can be, right? And so what is that? What do I mean by that? What I mean is that when it comes to children, let's not even talk about depression. Let's just talk about stress, for example. Exactly. Stress, right? Everyday stress. So stress is actually a very useful human emotion, right? It's a very useful human experience, because if we did not know stress, we would not know the worth of things, right? Stress reminds us that this is important, right? तो हमें तो कभी कभी ये भी परेशानी होती है ना कि इस बच्चे को एग्जाम की टेंशन क्यों नहीं हो रही, ये तो बहुत रिलैक्स्ड है, right? So then on some level we have identified that there is a certain level of stress that is useful, and then there is a certain level of stress that is not useful. That's when it becomes a problem, right? And now what is the bridge between useful stress and unhelpful stress, right? Now, if a child is going through exams, let's say उसके mocks हो रहे हैं, उसके mid terms हो रहे हैं, उसको अगर उसकी टीचर एक healthy reminder देती जाए कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, उसको consequences का याद दिलाए कि देखो बेटा तुमने पढ़ा नहीं तो ये हो जाएगा, और उसको वो information भी देती जाए जो उसको एग्ज़ाम्स पास करने के लिए चाहिए, तो उसका लेवल ऑफ स्ट्रेस शायद अप्रोप्रिएट हो. लेकिन अगर वो घर जाए और उसके अब्बा उसको कहें कि बेटा इस साल पास नहीं हुए ना तो फ़ोन तुम्हारा गया, या वो कहे
बड़ी वाले के हमेशा से 100 में से 100 आए, अगर तुम्हारे 90 भी आए ना तो तुम देखना. That's when that stress begins to become, that stress becomes unhelpful, right? And how do we know that stress has now entered an unhelpful realm? It's when that stress stops you from doing the very thing that you want to do, right? So अगर बच्चा ही कहे मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो obviously we have entered an unhealthy part of stress. लेकिन अगर एक बच्चा कहे कि नहीं अभी मुझे पढ़ाई की थोड़ी परेशानी है, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, तो ठीक है, that's the child asserting their boundaries and saying कि यार अभी ये ज़रूरी है, right? प्रायोरिटीज डिफाइन हो रही है. प्रायोरिटी डिफाइन हो रही है, राइट? अब जिस तरह हमने स्ट्रेस की बात की, उसी तरह हम हर इमोशन की बात कर सकते हैं. सैडनेस इज़ अ वेरी यूजफुल इमोशन, anger is a useful emotion, happiness is a useful emotion, and like all emotions, all of these emotions are fleeting, useful, and serve a very human purpose, right? हम परेशान तब होते हैं when it becomes a disorder, when it becomes something that we should become concerned about, is when it moves from the realm of normal fleeting human emotion to a permanent state of existence, even if it is happiness. अगर एक इंसान 1 महीने के लिए लगातार हैप्पी है, तो कोई ना कोई मसला तो होगा, you know. And to address that earlier concern about लोग 2 तरह के होते हैं, या तो बिल्कुल ही indifferent, या तो बहुत ही concerned. तो I think both of those are a manifestation of the same issue. Both of them are a result of a lack of empathy. And what is empathy? Empathy is our ability simply to imagine ourselves in someone else's shoes. तो वो इंसान जो indifferent है, वो भी अपने आप को आपकी पोजीशन में नहीं रख सकता, और वो इंसान जो अनसोलिसिटेड एडवाइस दे रहा है, उसने भी आपकी पोजीशन कंसिडर नहीं की. तो रूट कॉज दोनों का सेम है कि I don't have the skill. It's not like ये कोई इनबिल्ट चीज़ नहीं होती. This is something that has to be taught. Empathy has to be taught in schools and at home. कि बेटा जब कोई सामने वाले को परेशान देखो या खुश देखो, तो उसकी खुशी में खुश होना सीखो और उसके गम में उदास होना सीखो, right? और उसको ओवर शैडो करने की कोशिश ना करो. ये नहीं कहो, जैसे कहते हैं ना, बताना, हाँ, कि किसी और की शादी में अपनी शादी का जोड़ा पहन के चले जाते हैं, या किसी और के फ्यूनरल में अपना रोना मेंशन कर रहे होते हैं. तो ये that is not empathy, right? And as we were saying earlier, when we were discussing disorders, that we have this thing called major judgment disorder in the society, right? We should diagnose. ये नाम होना चाहिए. Yeah, we should. And this is not something that is an individual problem. It is a societal problem. It is a judgment problem. And so, at the end of the day, like all discussions, we always come down somehow to the classroom and to the home, right? What is being taught to our kids? How are we modeling good behavior for our kids? And how do we teach empathy, right? And do we show empathy to our teachers? Do principals show empathy to teachers? Do teachers show empathy to students, right? Do students show empathy to each other, right? It is not a measurable skill to learn, but I think in a generation or two, if we impart this knowledge, we'll begin to see कि instead of saying हाँ तो मेरी फुप्पो को तो दोनों किडनी में डिजीज था, someone will say कि अच्छा are you in pain? Simple. ठीक है. अच्छा, अब अगर थोड़ा सा हम अपनी डिस्कशन को चेंज करें, एक बात तुमने शुरू में कही थी कि आपकी जो मेंटल वेलनेस है, इट ऑल डिपेंड्स हाउ स्ट्रॉन्ग योर रिलेशनशिप्स आर, वेदर इट इज़ विद योर फैमिली और विद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और विद योर फ्रेंड्स, जो भी है. हमारी सोसाइटी में मैं रिसेंटली ही कहूँगी, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हुआ करते थे, जिसमें कि बच्चे की तरबियत सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती थी, वो पूरा कुंबा मिलके करता था, बल्कि खानवादा पूरा होता था, जिसमें फूफी भी हैं, चचा भी हैं, चची भी हैं, और एट टाइम्स कोई पुरानी खादिमा जो हैं मुलाजिम घर के, वो भी वहाँ पे साथ रह रहे हैं, तो वो एक हॉकाई बच्चों पे रख रही हैं.
और वो बच्चे जो थे वो इन तमाम लोगों के साथ एक मिक्स्ड मॉडलिंग देखते थे, कुछ वर्चूज़ जो थे वो, कुछ वैल्यूज़ जो थी वो ट्रांसफ़र हुआ करती थी। और इसमें ऐसा भी होता था कि कोई अगर कुछ किसी मेंटल इलनेस का शिकार है या कोई और खुदा ना करे तकलीफ़ से गुज़र रहा है पेरेंट में, तो वो कॉम्पनसेट हो जाता था, घर के दूसरे जो अफराद हैं उनके साथ वो बच्चा मिलजुल जाता था, तो वहाँ से हट जाता था, डाइवर्ट हो जाता था। अब क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स पे है, जहाँ बस अम्मा बाबा हैं और बच्चे हैं, तो वो बच्चे सिर्फ बाबा को देख रहे हैं या अम्मा को देख रहे हैं। और अब अगर कोई किसी फेज से गुजर रहा है, आई वुडंट से इलनेस, लेट्स नॉट से दैट, कोई किसी फेज से गुजर रहा है, वो चाहे वर्क रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड है, एनीथिंग, सोशल प्रेशर्स आजकल तो सभी को हैं। आफ्टर कोविड आई थिंक हर कोई एक प्रेशर का शिकार है। तो अब वो बच्चा वही सिर्फ देखे जा रहा है जो उसके सामने मॉडल हो रहा है, बिकॉज ही हैज़ नोबडी एल्स टू गो टू। या अम्मी है या अब्बा है, और दोनों ही अगर स्ट्रेस में हैं और दोनों ही किसी फेज में हैं, तो बच्चे का तो निकल गया भुरता, है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर ये फैमिली, मैं इसमें ये कोई बात नहीं कर रही कि कौन सा सिस्टम बहुत अच्छा था या कौन सा सिस्टम अच्छा नहीं था। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ दीज फैमिली सिस्टम्स। लेकिन बहरहाल जो जॉइंट फैमिली था उसमें बच्चों को मॉडलिंग होती हुई डिफरेंट चीज़ों की नज़र आती थी, डिफरेंट इश्यूज़ को टैकल करने के तरीके भी मिल जाते थे। आप जॉर्डन पीटरसन को उठा लीजिए, आप एस्थर पेरेल को उठा लीजिए, ये सब लोग वेस्ट से, हम मरूब हैं ना भाई, हमारी मरूबियत तो है वेस्ट से, तो वो लोग ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे को वो नहीं सिखा सकते जो हमें नहीं आता। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई गम भी हो सकता है, सर्कमस्टांशियल कोई चीज़ हो सकती है, या ये कि कोई सेट ऑफ स्किल्स हैं जो हमें नहीं आती, हम वो नहीं सिखला सकते। लेकिन उस के ना ट्रांसफ़र होने की जो एंग्जाइटी है या जो स्ट्रेस है, वो हम ज़रूर अपने बच्चों को सिखला रहे हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? My take on this is probably not as nuanced as one that you would have. But I will say that there is something to be said about societies and family structure evolving faster than people process that change. There are many reasons why someone would choose to be in a nuclear family or live separately, right? A lot of times वो वजह financial होती है, a lot of times logistical होती है, you move to another country, जायदाद बढ़ जाती है, सब अपने घर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। कभी कभी वाकई कोई इशू होता है कि किसी की नहीं बनती किसी से, तो वो अलग हो गए। Can be many reasons, or it could be a personal preference. When it comes to the models that a child should have or can have, I think the world now, there are many thinkers and many counselors also who are talking about the value of communal living now. We didn't just lose the family, we also lost the neighborhood, right? The neighborhood was also a big part of raising a child, right? And so in the US also, or in Europe also, there are many people who are now actively advocating for a neighborhood or a community style living, because what we have observed is that there is a significantly higher level of stress on mothers and parents, or both parents, on with respect to raising children, because we have come to the realization that this was never an affair of two individuals. This was always an affair of the community. And of course, there will be many perspectives on this, but the short answer to your question is, there are alternatives to a joint family system if that is something that is not possible for somebody. And the alternative is communal living. So it doesn't have to be your puppo, it can be your neighbor also, it can be your teacher also, as long as we are able to provide meaningful and sustainable relationships to the child, other than the parent, that the child can learn from. एक चीज़ ये भी हुई है, I think, and you can correct me if I'm wrong, because
let alone the education system, I haven't been in the world as long as you have, that the relationship of the teacher and the student has also evolved to be a very professional relationship, to be a 9 to 2 relationship, right? 3 generations ago, the teacher was not just a teacher you saw for an hour a week, they were also your mentor. They were also a second parent that you had, right? And that translated to them being your mentor inevitably. Very true. Right? And so I don't have a very educated answer to your question when it comes to the joint family system, but I will say that overall, I think we departed, and I think we are now also returning to a communal neighborhood style living, जिसमें सारे घर जो हैं वो एक दूसरे की तरफ रुख करेंगे और सारे बच्चे एक ही मैदान में खेलेंगे और सारे घर में रह सकते हैं, because that's how I grew up in Pakistan. You know, मेरे जो पड़ोस में जो भी बच्चा पैदा होता था, मेरे ख्याल में 4 बच्चे पैदा हुए हैं मेरे पड़ोस में, और वो अपने घर से ज़्यादा मेरे घर में रहते थे. किसी को नहीं पता था ये बच्चा हमारा है या मेरी बहन है या पड़ोस की बहन है. And that's coincidentally, you know, the first word that that my neighbor's child learned was my name, right? And that's how you know that it doesn't have to be your papa or your chachi. It can very well be your neighbor, because you know I raised that child as much as anyone else did. I don't know if that answers your question. नहीं, it does. But it does in a lot of went on a tangent. Yes. अब इससे मुझे एक सवाल और आ रहा है जहन में. तुमने अभी टीचर्स की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की, तो जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है जिसके साथ अब हम आजकल जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, मगरबी मरूबियत के बाद जो हमारे तालीमी इदारों का हाल हो चुका है कि यस वो टीचर्स डिटैच्ड हैं, वो दे आर देयर फॉर द सैलरी एंड द स्टूडेंट नोज कि आई एम पेइंग फॉर दिस सैलरी. एंड अच्छा, अगर स्टूडेंट को पता नहीं भी है तो उसको ये बात रब इन कर दी जाती है थ्रू पेरेंट्स और थ्रू सोसाइटी के इतनी फीस दे रहे हैं हम तो भैया ये फिर टीचर क्या करा रही हैं स्कूल में. तो ये बात बच्चे के इनग्रेंड हो चुकी है, तो उसका भी रवैया अपने उस्ताद के साथ कि यही होता है कि वो भाई हमें आप सर्विसेज दे रही हैं ना, एंड वी आर पेइंग यू फॉर दोज सर्विसेज. अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट है एल्सा जो आई वुड लाइक कि हम इस पर डिस्कशन कर सकें. ओवर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स साइड. मैंने ये सवाल सूरी साहब से भी किया था कि इस वक्त हमारे माशरे में एक बहुतात है स्पीकर्स की, मोटिवेशनल स्पीकर्स की, जो कि पेरेंटिंग के ऊपर भी बोल रहे हैं, जो टीनेज चैलेंजेस के ऊपर भी बोल रहे हैं, और सोसाइटी के अंदर जो भी मसाइल हैं वो उस पर बात कर रहे हैं. सूरी साहब ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया. इसके नुकसानात में से जो एक अहम नुकसान इस वक्त हुआ है वो ये कि पेरेंट्स को ये लगने लगा है कि हमें अपने बच्चे की हर विम और विश को पूरा करना लाजिम और मलजूम है. बच्चे ने जो कह दिया है हम ना तो कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि अगर हमने ना कर दिया तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, वो कहीं ट्रॉमा में ना चला जाए, वो कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए, वो कहीं सुसाइडल ना हो जाए. भाई आप पहले अपने कुछ उसूल तो बनाइए ना घर के. अगर वो उसूल हैं, अगर कोई आपके घर में लाइन ऑफ एक्शन है, कोई चेन है ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, और बच्चा उसके अंदर रह के जो भी मांग रहा है आप उसको दें, लेकिन ओवर प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते हम. जैसे मैं आपको इसकी क्लियर एग्जांपल दूं जस्ट टू मेक माय पॉइंट क्लियर. बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती और मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन सिर्फ पढ़ना चाह रही हूँ, और वहाँ जाके मुझे स्ट्रेस भी होता है, मेरा टाइम भी ज़ाया होता है, और वहाँ टीचर जो है उनकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही. ठीक है, वैलिड, वेरी वेरी वैलिड, राइटफुल उसकी कंसर्न्स हैं. तो अब पेरेंट को अगर उसकी बात पे आंख बंद करके अमल करना है कि हाँ ठीक है तुम ऐसा कर लो, तुम्हें वाकई परेशानी हो रही होगी, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच. आप उससे डिस्कशन तो करें ना कि अच्छा क्या चीज़ तुम्हें टीचर की समझ में नहीं आ रही, लेट्स गो एंड टॉक टू द टीचर एंड रिजॉल्व दिस इशू रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन जो भी हम लेते हैं. या तुम किस तरह स्ट्रेस का शिकार हो रहे हो स्कूल में, लेट्स गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दैट कि क्या मसला क्या चल रहा है. भाई टीचर से जाके बात करें, स्कूल में जाके बात करें, आँख मीच के उसकी बात पे यकीन कर लेना. अच्छा, सिर्फ इस डर से कि हाँ वो स्ट्रेस में नहीं चला जाए. आई डोंट फाइंड दिस अ वेरी जस्टिफाइबल रीज़न कि ये ठीक है आपके बच्चे की डिसीजन, उसका कंसर्न आपके लिए बहुत अहमियत रखता है.
मगर क्या आपकी ये प्रोटेक्शन उस बच्चे को क्या कभी डिफ़िकल्ट लोग ज़िंदगी में डील करने को नहीं मिलेंगे? क्या सब लोग उसकी ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे? क्या उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कभी नहीं आएगा? और अगर आएगा तो क्या वो इसी तरह आँख बचा के निकल जाएगा उससे, या उसको कहीं बंद कर देगा स्ट्रेस को कि मैं स्ट्रेस नहीं डील कर सकता, लिहाजा मैं अपने कमरे में बंद होने जा रहा हूँ? क्या वो ऑनलाइन काम करेगा सारी ज़िंदगी, या करेगी? तो ये चीज़ें उसको सीखनी तो है ना, उनको कन्फ्रंट तो करना पड़ेगा ना। या फिर इतनी मॉरल करेज हो कि भाई मेरे कंफर्ट जोन्स हैं, इसके लिए मैं सुबह नहीं उठ सकता या उठ सकती, तो इसलिए मैं ऑनलाइन जाना चाह रही हूँ या जाना चाह रहा हूँ। तो गेट टू द रियल रीजंस भाई। आप किसी और चीज़ के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो? तो ये जो मेरा सवाल अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करना कि वो मॉरल करेज ना डेवलप कर सके अपनी सच्ची बात बयान करने के लिए, अपने इश्यूज़ को कन्फ्रंट करना ना सीख सकें। ये और इसको हम इस आड़ में ले जाएं कि हाँ वो फिर स्ट्रेस में चला जाएगी या चला जाएगा ना, ये हमारी सोसाइटी का ही मसला हो रहा है या ये इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुतात, जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर वहाब सूरी ने कहा, इन्फ्लेशन ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स इन आवर सोसाइटी, ये उनकी वजह से हो रहा है कि सब लोग अपनी 2-bit इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से जजमेंट्स भी पास कर रहे हैं, इंडाइटमेंट्स भी दे रहे हैं और फिर डिसीजंस भी ले रहे हैं। तो मुझे नहीं याद पड़ता अपने बच्चों की स्कूलिंग के ज़माने में मैं कभी जाके स्कूल वालों के ऊपर ऐसे चढ़ाई करती हूँ या टीचर की चढ़ाई करती हूँ। हम ही डर डर के जा रहे होते थे, स्कूल से कॉल आती थी। तो आई डोंट नो अबाउट योर मदर। उनको कभी शिकायत नहीं आई, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। मिसाल, आई थिंक यू आर द एक्सपर्ट on education. You are also the expert parent. I am neither. Yeah, I am neither. So I can't possibly have an educated answer to this. So I can, at best answer this question as a former student and a current counselor, right? Not as a parent or an educator. So as a student, I think one of the best things that my parents might have taught me is that they've built confidence in me कि अगर कोई सवाल का जवाब नहीं आए स्कूल में तो जाके टीचर से समझो, या अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाके आफ्टर स्कूल समझो। मेरी अम्मा नहीं पहुंची नॉर्मली स्कूल हर दूसरे दिन कि हमारी बच्ची को कोई मसला हो रहा है, उन्होंने मुझे ही बताया है। बल्कि वो उल्टा मुझे ही कहती थी, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो टीचर से क्यों नहीं पूछ के आई, जाओ पूछ के आओ, मुझे क्या पता तुम्हें क्या समझ नहीं आया। सो on some level you are right, I mean on most levels you are right that this skill to be able to voice your concern is something that has to be exercised in school and reinforced at home कि जाओ टीचर से समझ के आओ, she is the expert, right? और अगर नहीं समझ आ रहा फिर बच्चे को तो then the parents can have a conversation with the teacher. Now, as far as being overprotective goes, I think that I'll answer this from a clinical perspective, right? Okay. So, while the name of the theory is escaping me, there's a very seminal study that was done on parenting styles. And what they discovered was that there are 4 major parenting styles. The first was authoritarian, authoritative, permissive, and neglectful, right? Now, an authoritarian parent is the dictator. जो मैंने कहा बस वही होगा, क्यों करूँ, क्योंकि मैंने कहा. That's the authoritarian parent. The neglectful parent is कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है बच्चे की ज़िंदगी में, मैं निगलेक्ट कर दिया बच्चे को. द परमिसिव पेरेंट इज़ अच्छा बेटा गुड़िया चाहिए ये लो, अच्छा बेटा गेम चाहिए ये लो, टीचर ने डांटा मैं भी जाता हूँ टीचर से बात करने के लिए. सो एक्सेसिवली परमिसिव, right? And so what they called balanced or appropriate parenting was authoritative parenting, which is not authoritarian but authoritative. It's to assert that I am an authority. However, that authority is modeled with kindness so that the child also builds authority of their own, and that is the same authority that enables me to go and ask the question with my teacher कि जब मैं ये देखूंगी कि अच्छा एक authority figure से ऐसे बात करते हैं घर में, then I will learn कि अच्छा सही है, I have my own authority as a student and I can go and ask that question to a teacher. So
now, are parents generally becoming too overprotective? I don't know. But what I do know is that in the last 5, 6, 10, 20 years, with the boom of social media, with the invention of the internet, what children now are facing is an influx of information, an influx of images, an influx of advertisements, right? बच्चा 2 महीने का नहीं होता, उसको ऐड आना शुरू हो जाते हैं, अब चाहे उसको समझ आए या नहीं आए, right? And so obviously the whims and the wishes of children are also going to become grander, and the whims and the wishes of adults are also going to become grander, right? And so it becomes somewhat harder of that parent living in a nuclear family also dealing with this change to say कि यार मैं तो कल जा रहा हूँ iPhone 16 खरीदने के लिए, तो मैं अपने बच्चे को कैसे मना करूँ? जब मुझे अपनी whim कंट्रोल करनी नहीं आती तो मैं अपनी बच्ची की whim कैसे कंट्रोल करूँ, right? So rather than seeing it as a problem that children have, we can also take a step back and say this is a problem that the society has, and as adults, if we're not going to learn to control our whims, we're not going to be able to teach it to our children either, right? And there are many differences between being a child and an adult, but a very important skill that every adult teaches a child or shows a child is that sometimes we have to do things that we don't want to. True, like washing the dishes, right? किसी को बर्तन धोना नहीं पसंद, लेकिन फिर बर्तन सारे गंदे हो जाएंगे और फिर खाना कैसे बनेगा, right? And so I will never, as a clinician, or even when I'm a parent, if I'm a parent, blame a child for behaving like a child. बच्चे का काम है जिद करना, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं अभी सेल्फ कंट्रोल. जब वो सेल्फ कंट्रोल देखेगा या देखेगी, वो तभी सीखेगा कि अच्छा कभी कभी गुड़िया चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए इंतज़ार भी करना होता है. या क्योंकि बचपन में तो यही होता था कि there were 2 occasions in the year when we were allowed to make big purchases, Eid and birthday, and you had to save up for those, right? And this is not to demonize parents who give their kids whatever they want. You should absolutely give your kids whatever you want. Fair enough. Right, absolutely. That's it's one form of showing love to your kids. However, it is also a very precarious balancing act to be able to say no to your child and to be able to teach your child the virtues that will long serve them, such as patience, or earning something, or waiting for something, or gratitude, right? So that's my clinical perspective on this. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इल्सा. आई थिंक दिस इज़ व्हाट कभी कभी हम बड़ों को भी समझने की ज़रूरत पड़ती है कि वेयर एंड व्हाट वेंट रॉन्ग इन आवर पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑल्सो. तुमने बात की कि मैं दीवानी हो रही हूँ एक iPhone 16 के लिए कि मुझे चाहिए एंड इट विल इंक्रीज़ माई पर्सनैलिटी और पता नहीं क्या क्या वो हो जाएगा. एंड आई एम मॉडलिंग दैट थर्स्ट, दैट हंगर टू ग्रैब दैट गैजेट. तो जो रिसीविंग एंड है बच्चे की शक्ल में मेरे पास, वो भी तो यही ज़िद करेगा ना. फिर अगर वो ज़िद कर रहा है तो वो गलत तो नहीं कर रहा. या मैं अपने ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों में भागी दौड़ी फिर रही हूँ वहाँ जब ईयर एंड सेल लग रही है या XYZ सेल लग रही है, और मैं कह रही हूँ कि ये तो मैंने बहुत ज़बरदस्त गोल्ड माइन हिट कर ली, इतना सस्ता तो कपड़ा मुझे मिलता ही नहीं इस ब्रांड की दुकान के ऊपर. तो मैंने यही शौक़ और ज़ौक़ मॉडल कर दिया ना उसके सामने, तो वो भी यही करेगा. फिर हमने बेंचमार्क्स तो बच्चों के सामने सेट कर दिए. और ये बात बहुत खूबसूरत, आई थिंक आई कैन सो अग्री विद यू ऑन दिस, कि अगर घर के अंदर मुज़ाकरा करना और अपने आप को वॉइस आउट करना नहीं सिखाया जा रहा, मॉडल किया जा रहा, हम घर में भी सप्रेस्ड होके रह रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे हैं, तो फिर जाहिर है वही सप्रेस्ड तबीयत हमारे बच्चों में भी डेवलप हो जाएगी. तो अपने आप को आर्टिकुलेट करना सीखना, ये किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखलाया जाएगा, किसी सिलेबस का हिस्सा तो नहीं होता ना. होना चाहिए
ये दो however, मगर होता नहीं है. ये इंसान एक दूसरे को देख के सीखता है, अच्छा इन्होंने इस तरह कम्युनिकेट किया, तो आई थिंक ये इफेक्टिव रहा, एंड आई विल अडेप्ट दैट एंड आई विल अडॉप्ट दैट एंड इंशाल्लाह आई विल कम्युनिकेट लाइक दैट. तो दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेयर आई वांटेड टू. अब एक ज़रा हम टर्न लेते हैं. आज एक जगह डिस्कशन हो रही थी एक महफिल में, तो वो बच्ची कहने लगी कि जो सोशल साइंसेस वाले होते हैं लोग, जिनके पास होते हैं, इंटरेस्टिंग. यस वो लोग काफ़ी हद तक अपने बिलीव्स में रिजिड होते हैं, एंड दे वांट टू असर्ट देयर आइडियाज़ वेरी स्ट्रांगली वर्सेस द हार्ड साइंसेस पीपल. जो हार्ड साइंसेस वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि जी अगर देखिए इस चीज़ का तो अभी रिज़ल्ट वैलिडेट नहीं हुआ है या रिसर्च नहीं हो पाई है, जो ही ये रिसर्च आएगी हम इसको इस जर्नल का हिस्सा बना देंगे या इस करिकुलम का हिस्सा बना देंगे, तो अभी तो रिसर्च चल रही है. सो दे वेरी कैजुअली एक्सेप्ट कि हाँ अभी ये बात जो है ना ये अभी रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा. बरक सोशल साइंस वाले वो लोग बहुत असर्टिव हो जाते हैं इस बात को कि नहीं ये ऐसा है. तो आई डोंट नो, ये बात मैंने सुनी तो मैंने कहा अब आज डिस्कशन हो रही है तो हम इस पे भी बात कर लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक? I was not prepared for this question. डिस्कशन है तो ये तो कोई इंटरव्यू थोड़ी है कि हम इसके ऊपर कोई व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड के ऐसा क्यों है कि सोशल साइंसेस को इस तरह से परसीव किया गया. आई नेवर हर्ड एनीबडी टॉक लाइक दैट. तो मुझे भी थोड़ा डिस्टर्ब किया ये बात कि ऐसा क्यों है. अभी तक मैं यही समझती थी कि जो हार्ड साइंसेस वाले हैं वो बड़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं कि भाई ये तो चीज़ रिसर्च्ड है, ये चीज़ कलेक्टेड है, एनालिसिस इसके ऊपर हो चुका है और प्रूवन है. और सोशल साइंसेस में जो सब्जेक्ट्स हैं जो भी हैं उसके ऊपर लोग जो थे ये बात करते थे कि हाँ भाई हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है. बट उस बच्ची का जो कंसर्न था वो मुझे भी डिस्टर्ब किया ये वाली बात. ये हो सकता है कि I think when people say social sciences, एक तो ये कि वो बहुत broad disciplines उसके अंदर आते हैं. I think that when people say social sciences, what sometimes happens is, and I may be completely wrong, but we see a lot of people at the forefront of many social justice movements, right? And a lot of civil rights movements. And a lot of people at the forefront of these movements happen to be social scientists. Okay. Now, inevitably, what happens is that when social scientists also become advocates for social justice, their voices have to become louder and more assertive. So they might come off as even intimidating कि हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, when it's not the discipline but the cause that demands that kind of assertive tone maybe. और ये भी हो सकता है कि उस बच्ची से का वास्ता जिस सोशल साइंस स्टूडेंट या टीचर से पढ़ा हो वो उनकी टोन ऐसी हो या वो intimidating हो. I find, because my education is in the social sciences, and when I began my undergraduate, it was the first time I was studying the social sciences. I found that experience to be extremely liberating, extremely illuminating. Yeah. And I found our classroom discussions to be very flexible, very non-judgmental, very mind-opening discussions. And I don't see the social sciences as rigid or unchanging. What my sense is that it's the social sciences that are, I guess, louder, because how many times have you seen mathematicians on the street protesting, right? We want algebra, we've never heard that. But it's going to be a lot of social scientists who have studied history and who can detect certain patterns in history and know what's coming in the future. We know that anthropologists who have studied societies and can have valid opinions
on it. We know social scientists who have studied, let's say, media and are now at the forefront on TV screens and on radios. So maybe it's that social scientists get more screen time and more air time and they take up more space, that their opinions are heard more often. People in STEM tend to be closed off a little bit, तो हम उनसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं. I think that's what's happening. I will say that if a social scientist is rigid in their opinion and unchanging, it kind of defeats the purpose of being a social scientist. So, you know, it's the core thing that you learn, that you should question everything and everything can change. You know. And as I think वहाब सूरी के साथ जो हमारा डिस्कशन हुआ था प्रीवियसली, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आइडियाज़ होते हैं ना, आप उनके साथ एग्री और डिसएग्री नहीं करते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं और फिर उनको अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो आप एक्सेप्ट कर लें, वरना आपकी मर्ज़ी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा उनके ऊपर. तो आइडियाज़ पे बात होती है. तो ओके. अच्छा, अब अगर हम इस तुम्हारे जो तुम काम कर रही हो इस वक्त काउंसलिंग के हवाले से, तुमने एक टर्म इस्तेमाल किया था मोटिवेशनल इंटरव्यू. ये क्या है, इस पे ज़रा एलैबोरेट करो. ये मुझे इससे कुछ अजीब सी महक आ रही है. मोटिवेशनल से मैं वैसे ही बहुत डर गई हूँ. तो ये क्या चीज़ है? Acha, so this whole topic is going to take a turn, and we're going to go into motivational interviewing. And motivational interviewing एक model है of change. It's a model of change, and it was developed by, I think their name was Miller and Rolnick in the mid 1800s, and it is a model that is used primarily in the treatment of substance use disorders. जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मैं ड्रग एंड अल्कोहल काउंसलर. तो जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि वो बदलना चाहता है. ठीक है. और चेंज का जो प्रोसेस है, बदलने का जो प्रोसेस है, वो एक स्लो डिलिबरेट प्रोसेस है जो सबके लिए आसान नहीं होता. सो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इज़ अ मॉडल दैट हेल्प्स काउंसलर्स आइडेंटिफाई हाउ टू हेल्प अ पर्सन हु ऑलरेडी वांट्स टू चेंज. राइट नाउ, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये मॉडल किसी ऐसे इंसान के लिए यूज़ नहीं करते जो बदलना चाहता ही नहीं है. लेकिन अगर कोई मेरे क्लिनिक में मेरे पास चल के आया है तो उसके अंदर थोड़ी सी तो मोटिवेशन होगी बदलने की, एंड दैट्स इनफ फॉर मी. द फैक्ट दैट दे आर सिटिंग अक्रॉस मी इज़ इनफ. सो हम थोड़ी सी टेक्निकल बात अभी करने वाले हैं. And this may be useful for people who are wanting to make any change, right? अब चाहे आप सोच रहे हो कि अभी 2024 आया है, तो जब न्यू ईयर होता है तो सब रेजोल्यूशंस अपनी लिख रहे होते हैं. सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू यूज़ दिस मॉडल फॉर योर सेल्फ और फॉर पीपल अराउंड यू एंड सी के वेयर डू आई लाई. नाउ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, द थ्योरी सेज कि एक इंसान 1 of 5 स्टेजेस में फॉल करता है. बहुत ही इंग्लिश और उर्दू सेंटेंस था ये, सॉरी अबाउट दैट. तो इसके 5 स्टेजेस. पहला, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इज a technical term, so nobody feel intimidated. लेकिन I'm going to go into a little bit of a technicality here. So as I told everybody, I am a drug and alcohol counselor, and motivational interviewing is the term given to the theory of change that says that every person who wants to change lies on 1 of 5 stages of change at any point in their life. So let's use an example. So फ़र्ज़ करें एक इंसान है जो रोज़ शराब पीता है और वो शराब छोड़ना चाहता है और वो एक काउंसलर के पास आता है. अब वो अगर मेरे सामने बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मुझसे छोड़ी नहीं जा रही. So I might ask them some questions to determine how motivated they really are. Because just because a person says, I want to quit, doesn't mean that they can, right? This is not a moral judgment. This is me saying that change is hard. So what they might say is, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई वजह नहीं है. मेरी बीवी कहती है छोड़ दो तो मैं आ गया. Right? Lekin for them, this might not be a big enough reason. So what I'm going to do is I'm going to ask them some questions and I'm going to see where they lie on the stages of change. And so to quickly take everybody through the stages of change, right? अब पहला stage of change होता है pre-contemplation.
अब ये जो स्टेज है प्री कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है बिफोर कॉन्टेम्पलेशन, बिफोर आई एम इवन थिंकिंग अबाउट चेंज। तो एक ऐसा इंसान जो अवेयर ही नहीं है कि कोई मसला है, तो फ़र्ज़ करें मैं वेट लूज़ करना चाह रही हूँ लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि मेरे लिए वेट लॉस ज़रूरी है, या मैं शराब छोड़ना चाह रही हूँ और मुझे नहीं पता कि शराब छोड़ना मेरे लिए ज़रूरी है, या मैं अलजेब्रा सीखना चाह रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये क्यों ज़रूरी है, राइट? सो आई एम राइट नाउ इन द प्री कॉन्टेम्पलेटिव स्टेट। द नेक्स्ट स्टेट इज़ कॉल्ड द कॉन्टेम्पलेशन स्टेज। अब इसमें मैं प्रोज एंड कॉन्स देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अच्छा मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, जब मैं छोड़ दूँगी तो क्या होगा। So here the counselor is helping the person assess the value of change and the value of what their life can look like if they make that change, right? अच्छा, and the next step is called action, the preparation stage. अब इसमें वो resources gather करता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये चेंज करना है लेकिन मुझे तो आता ही नहीं है चेंज करना, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक किताब ख़रीदूँगा जिसमें जो एक मैनुअल है जो मुझे हेल्प करेगी कि अच्छा किस तरह शराब छोड़ते हैं, या मैं एक स्पॉन्सर से कांटेक्ट करूँगा, वो स्पॉन्सर मुझे रोज़ फ़ोन करके पूछेगा आज तो नहीं तुमने शराब पी, फॉर एग्जांपल। या मैं ये करूँगा कि मैं एक अलार्म लगा लूँगा हर 10 मिनट का, जो बजेगा तो मुझे याद आ जाएगा कि नहीं आज मुझे शराब नहीं पी, फॉर एग्जांपल। देन कम्स द एक्शन स्टेज ऑफ चेंज विच इज़ एक्टिवली क्विटिंग द सब्सटेंस। तो सही है मैंने 2 दिन नहीं पी, मैंने 3 दिन नहीं पी, और आहिस्ता आहिस्ता एज द एक्शन स्टेज बिकम्स मोर परमानेंट वी गो इनटू द मेंटेनेंस स्टेज ऑफ चेंज विच इज़ मेंटेनिंग sobriety. Now I am clean and there are no drugs in my system, right? Now of course this may not be relevant for you because you might think कि मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ तो मैं इस थ्योरी का क्या करूँ, right? And now the reason why this model of change is relevant is because you can genuinely apply it to anything, and that's what makes it a very useful model. And that's what makes it a very useful model for employers, for teachers, for principals to use with their employees or students too. For example, let's take an example of a child जो घर में या स्कूल में बदतमीज़ी कर रहा है, ठीक है, और वो उसकी आदत हो गई है कि वो क्रेयॉन्स लेके वो दीवार पे लिखता रहता है, ठीक है, और आप उसको रोज़ कहते हैं बेटा बुरी बातें नहीं करो, बेटा बुरी बातें नहीं करो, बेटा दीवारें ख़राब हो रही हैं, बेटा इतना महंगा पेंट किया है हमने अभी सब ख़राब करे। तो आप उस बच्चे को क्या कर रहे हैं, आप अस्यूम कर रहे हैं कि वो एक्शन स्टेज ऑफ चेंज में है, कि आप उसको एक एक्शन देंगे और वो अपना एक्शन चेंज कर देगा, राइट? बट राइट नाउ दैट चाइल्ड माइट नॉट नो कि ये एक बुरा काम है, सो दैट चाइल्ड माइट बी इन द प्री कॉन्टेम्पलेटिव स्टेज ऑफ चेंज। तो जब आप उसे एक्शन स्टेज की बात करेंगे तो वो बात रजिस्टर ही नहीं होगी उसके दिमाग में। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट वी डू व्हेन समवन इज इन द प्री कॉन्टेम्पलेटिव स्टेट, वी ओनली गिव देम इंफॉर्मेशन non-judgmentally. And this requires a lot of patience. So instead of saying कि पेंट ये ना करो क्रेयॉन से दीवार पे, we say आज तो मैं क्रेयॉन्स को लेके ये अपनी नई स्केचबुक में ड्राइंग करूँगा। And all you do is you pick up a sketchbook and you start coloring in your sketchbook without saying anything to the child. And you might observe that the child might say, oh, my mom's doing it in a sketchbook, I also might want to use the sketchbook. Or you might say, कितना मज़ा आएगा ना कि हम खुद इस दीवार को आज पेंट करें, and you bring home a tin of paint and you might say, let's paint this wall together, right? Or you might say कि तुम्हें क्या मज़ा आता है ये करने में, एंड योर चाइल्ड माइट से हाँ मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। सो यू माइट से कि यार आओ मैं तुम्हें एक पूरा कमरा दे दूँ ये करने का, और वो जो आपके कमरे में एक स्टोर है जहाँ पे कोई नहीं जाता, या एक अलमारी है जिसके अंदर कोई नहीं जाता, यू माइट से ये लो जितनी कलरिंग करनी है करो, राइट? चैनल कर ले उसको, एग्जैक्टली, राइट? And this works not only for children but also for adults, right? So for example, 2024 everyone's hitting the gym कि बस health and fitness goals तो इस साल ही होंगे, right? And what do? हम होते हैं contemplation stage में, अभी हम सोच रहे होते हैं जाएं नहीं जाएं, होगा नहीं होगा, जिम की फीस दें या नहीं दें। अभी हम डिटर्मिन की ही नहीं होती है हमने वैल्यू जिम की अपनी लाइफ में, और हम क्या करते हैं, मेरा दोस्त मेंबरशिप ले रहा है मैं भी मेंबरशिप ले लेता हूँ। वी डोंट हैव द रेडीनेस फॉर दैट, राइट? Now instead of doing that, what we can do is we can sit with ourselves and say,
instead of doing what everybody is doing, let me just ask myself, what can I do? What am I able to do? Not what I should do, what I must do, but what can I do? And you might find that your body says, यार 9 to 5 के बाद तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रहती है, ये जिम के 2 महीने के पैसे ज़ाया जाएंगे, इंस्टेड ये करो कि वेट्स ख़रीद लो और हफ्ते में 3 दिन घर पे वर्कआउट कर लो, राइट? यू डोंट नीड दैट जिम सेल्फी दिस ईयर, राइट? सो it is a model of change that meets the person where they are at, instead of dragging them where they are not, right? And the key thing to note, especially for teachers, is to become mindful of the language that teachers are using, because teachers are in the habit of using a lot of shoulds and musts. You should do this, you must do this, you have to do this, right? Instead, it would be a better thing, it might be a better thing to say, okay, do you think you can do this homework? And the child might say, yes miss, I can do this. Right, yes miss, I can. And you might say, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, आज शायद नहीं हो तुमसे, ये तुम एक काम करो, पूरा नहीं करना, छोड़ो, नहीं हो तो नहीं करना. You might find that the child might actually do the whole thing, right? Or you might say कि एक काम करो, why don't you do these ones that I've ticked? और अगर ये ग्रीन वाले ज़्यादा मुश्किल लगे तो नहीं करो, छोड़ो, क्योंकि I think these will be too difficult for you, right? But if you can do them, that'll be really amazing. If you can do them, right, that'll be really amazing. And that can makes the difference, because not only does the child do it for your validation, they also do it for their validation, right? And that builds that internal confidence that you were talking about, because now they're no longer going to school because their parents said so. They're going to school and getting these grades because they know they can, right? And that can is very important. माशाल्लाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू सम अप ऑल ऑफ दिस. पहले तो मुझे डर लग रहा था कि ये इतनी क्लिनिकल बात होने जा रही है, पता नहीं हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि नहीं इतनी सकील किस्म की साइकोलॉजिकल टर्म्स के साथ. बट देन हाउ एल्सा समड इट अप मेड इट रियली ईजी टू कनेक्ट विद एंड टू अंडरस्टैंड. एंड बट लेकिन ऑल थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही थी कि ये जितनी तुमने टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम we as teachers or as parents or as a society भी अगर हम बात करें तो we are unaware कि या हम भूल जाते हैं या हमें पता ही नहीं होती है कि अच्छा इस सिचुएशन में हमें इस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए. यूजली व्हाट वी आर डूइंग इज़ रिएक्टिंग, और वहाँ से मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है जब हमारा रिएक्शन सामने आता है. तो इसका मतलब अपने आप को ट्रेन करना कि हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग. हमारे स्कूल में एक छोटा सा फॉर्म है, कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म, कि बच्चों की आपस में जब कोई तू मैं या कुछ हाथापाई भी हो जाती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म आके भरते हैं और उसमें वो अपना पूरा मुद्दा बयान करते हैं कि क्या हुआ, मैंने कैसा महसूस किया ऐसे मौके पे. उसमें एमोजीज थोड़ी बहुत, वो क्योंकि पेपर है इतनी सारी नहीं डाल सकते, एंड हाउ डिड आई रिएक्ट टू द सिचुएशन, एंड देन 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस कि इसका हल क्या होना चाहिए. तो बाज़ औक़ात तो बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंसेस आते हैं कि 30 डेज़ के लिए इसको आप सस्पेंड कर दें और रेड कार्ड दे दें, ठीक है. बाज़ औक़ात मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स फॉरगिव ईच अदर कि अच्छा आई फॉरगिव हिम और हर, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. मगर ये चीज़ हमें बच्चों को सिखलानी पड़ रही है, और हम बड़ों को नहीं आती थी. जब भी इसकी ज़रूरत हमें महसूस हुई और हमने इस फॉर्म को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फ़र्क. अमूमन हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वी रिएक्ट. तो अब ये जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये बेकार हो जाएंगी अगर हम मोस्टली रिएक्ट कर रहे हैं तो. सो व्हाट डू यू थिंक एज अ सोसाइटी, तुम वेस्ट में भी रही हो, तुम यहाँ पे भी तुमने एक्सपीरियंस किया है, टॉलरेंस हम क्या दोनों माशरों में मौजूद नहीं है या डेवलप हो रही है, वक्त लगेगा क्या? what do you see how it goes on in times to come? I think because we will forever quote Wahab Suri, as long as we live. I think in one of his lectures, Dr. Suri was talking about how we are now living in a world with lots of information, and we have somehow equated information with knowledge, while that is not true, because information is not knowledge, right? And
I think one of the repercussions of that is that we rarely have time to process the information that we are receiving. आपका सवाल क्या था, मैं भूल गई. सवाल ये था कि हाउ डू यू फील फ्यूचर में ईस्ट और वेस्ट दोनों का अगर मिजाज करें, टॉलरेंट सोसाइटी, Tolerance. सिंस वी आर मोर प्रोन टू Right. टू रिएक्ट एट थिंग्स, रिएक्शन जल्दी देते हैं. And so thank you. So one of the results of receiving so much information is that we have placed a strange value on passing judgment, and not just bad judgment but any judgment. This lesson was taught to me by Dr. Wahab Suri. एक बार मैं उनकी क्लास में बैठी हुई थी और मैं वो वाली स्टूडेंट थी जो हर चीज़ में ना हाथ उठा लेती थी, सर ये. तो ना डॉक्टर सूरी ने एक बार क्लास ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे अलग से बुलाया, उन्होंने कहा कि एक बात तुम्हें बताऊँ, बुरा तो नहीं मानोगी. मैंने कहा नहीं. तो कहने लगी तुम जो ना बहुत ज़हीन हो, बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, सारे असाइनमेंट्स टाइम पे करती हो, सब कुछ ठीक करती हो, लेकिन ना तुम्हारी एक आदत है कि तुम बहुत जल्दी जजमेंट फॉर्म कर लेती हो. तो कहने लगे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई जजमेंट फॉर्म कर रहा होता है, मसला है जजमेंट वोकलाइज करना. क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे एज में रहते हैं जिसमें इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू से समथिंग and then retract it. And you are the kind of person, because you are an intelligent person, you will grow and inevitably you will change your opinion over time. But if you vocalize it, the society will not allow you to forget to change, because they'll remind you, याद है तुमने उस पॉडकास्ट में तुमने ये बात कही थी. आप वो निकाल देंगे इंटरनेट प्रूफ के देखो तुमने पॉडकास्ट पे ये बात कही थी मिस सारा के साथ 2024 में, तो अब तुम 2026 में ये दूसरी बात क्यों कर रही हो, राइट? सो one of the things that we can learn from the greats like Dr. Suri is that to tolerate does not mean to accept, but it means to withhold judgment. Not to not judge, not to not have an opinion, but to withhold it, right? Because there is value in constantly questioning your own opinions as well. अब हम, because in the age of social media there is so much pressure to always have an opinion on everything. Say your mind. हाँ, आप बताएं आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या ओपिनियन है, क्या ओपिनियन. भाई मुझे क्या पता मेरा क्या ओपिनियन है, I don't know enough about this. Exactly, right? And so one important aspect I think of tolerance is to tolerate one's urge बर्दाश्त. to spit your opinion out as soon as you have it, right? It's to say it's still forming, I'll take my time, maybe by the end of this time I'll have an opinion, maybe I won't, right? एक तो ये. और दूसरी बात ये, when it comes to comparing East and West, I think with the current political situation, with the current, a genocide happening in Palestine, we know that the West is not as tolerant a society as we thought it was. It's not. A lot of it is a facade. A lot of it is, which is not to say that there aren't brilliant and kind people living in the US and Europe. But when we talk about a tolerant society, I think that the measure of a tolerant society is how that society reacts in times of crisis and when its own values are challenged. When the basis of that society is challenged, does the society say, नहीं हम सही हैं तुम सब गलत हो, or does the society undergo a fundamental change and through self-correction, right? So I think that problem is prevalent in the East, West, North, South, and it is a problem both of individuals, of societies, and of entire nations, that self-correction is somehow seen as admitting a mistake. कि अगर मैं बदल रहा हूँ या अगर मैं अपने आप को सही कर रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ कि मैं पहले गलत था. तो भाई ये तो अच्छी बात है ना, क्या मान रहे थे, क्या पहले गलत थे. So even before I came on this podcast, I was thinking कि यार अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो किसी ने मिसअंडरस्टैंड कर ली या मेरे मुंह से गलत निकल गई, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं लोगों को जस्टिफिकेशन देती हुई फिरूँगी क्या, So there, and I think podcasts like these, discourse like this, the more we do it, the more we listen and understand other people, the more we'll get used to the idea कि यार
people say things they mean. Sometimes people say things they don't mean, and we have to always give people the benefit of doubt कि इसने ये कहा होगा, शायद इसका ये मतलब हो. Maybe they were having a bad day. हो सकता है वो कॉन्शियस हो कि मैं कैमरा पे हूँ पहली बार, तो उसने कोई आय शाई कर दी हो. You know, this is what tolerance is. राइट. चलिए, अच्छा, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आखिरी सवाल मैं एल्सा से करना चाह रही थी. बहुत पहले एक पॉडकास्ट हुई थी जिस पे मैंने स्टूडेंट पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि कुछ मसला था, मुझे पूरी बात तो याद नहीं है, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप कभी किसी स्टूडेंट को भी तो लाएं पॉडकास्ट पे और उससे बात करें. तो ये इस वक्त करंट स्टूडेंट तो नहीं है बट फॉर्मर रह चुकी हैं. तो ये बताओ कि विद ऑल द चैलेंजेस यू फेस्ड or not during your student life, अच्छे teachers, बुरे teachers, अच्छा environment, इतना अच्छा ना environment होना, what are those few things in a student's life that matter the most और आपको एक enthusiastic learner बनाते हैं या learning की तरफ लेके जाते हैं? और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि students ये समझते हैं यार ये पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार है, चलो बन कबाब का ठेला लगाते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा. तो व्हाट एक आखिरी बस बात, इफ यू कैन. Okay. I have always been an enthusiastic student, and I have been the teacher's pet. I just admit it today on camera in front of everybody. And I think जब आप कह रही थी ना कि the best experiences in school, I was thinking of some of my best teachers, but I was also thinking of some of my worst teachers. Because एक बुरा टीचर जिस तरह क्लास को यूनाइट करता है ना, एक अच्छा टीचर नहीं करता. Because you know the best experiences that I've had in class are कि यार टीचर के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, आओ पीछे बैठ के बातें करते हैं. You know, that's an experience on its own, right? But I have been very, very fortunate with teachers in my school during my undergraduate. I think I still, you know, flaunt the education that I had, especially at IBA. It was a new department, the social sciences department. Everyone was experiencing it for the first time, and I also happened to be part of the first social sciences batch that graduated from IBA. Really? So not only was the program new, it was also constructed based on our feedback. कि जब हमने पहला सेमेस्टर पढ़ा तो पहले सेमेस्टर के एंड में हमारे प्रोग्राम हेड जो थे उन्होंने हमें बिठाया और पूछा कि अच्छा बताओ आगे क्या पढ़ना है. तो जब हमने बताया उनको तो फिर अगले 2 साल का करिकुलम जो है वो मॉडिफाई हुआ उस हिसाब से, राइट. सो it was a very collaborative effort on IBA's part on making that curriculum. Earlier today, I was talking about Dr. Suri with somebody who's 20 years older than me, who always also studied from Dr. Suri. So there are the teachers that I remember the most. I still YouTube them and watch their lectures. Are teachers who reminded me of the value of education. And also reminded me that we don't gain education for the sake of gaining an education. We gain an education for the sake of doing something with it, right? So Dr. Suri philosophy जब आप पढ़ते हैं तो आप Aquinas और Descartes आप भूल जाते हैं. You know, I have no idea what Descartes said other than I am therefore I am. I think therefore I am. I'm doing a project with my 6th graders right now, so I remember very well. Yeah, exactly. But what I do remember is कि जब डॉक्टर सूरी बुद्धिज़्म वाली क्लास पढ़ा रहे थे तो उन्होंने 45 minutes of the class एक मुर्गी की एग्जाम्पल दी थी, राइट. एंड और आखिरी 5 मिनट में उन्होंने उस मुर्गी को कनेक्ट किया था बुद्धिज़्म से, और वो लेक्चर मैं भूल नहीं सकती, राइट. सो एंड what I learned primarily from Dr. Suri is that in order to make your lessons memorable, what you have to impart to your students is that all learning opens the gate for more learning. And beautiful segue into how all learning is learning to learn. Beautifully said, Ilsa. कि learning क्या है? Learning is like breathing, and I think hats off and tribute
to all the teachers who are out there making every lesson special for their students and making learning more eventful, worthwhile, and meaningful. So hats off to the teachers fraternity, not because I'm a teacher myself and you are a teacher yourself, but yes, we do have an impact on our students. And yes, alhamdulillah, मज़ेदार कॉन्वर्सेशन थी. बहुत सारी मज़े के टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस किए. एंड येस, अगेन दिस वाज जस्ट अ डिस्कशन. ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी माइंडसेट को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी पर्सपेक्टिव को ना गलत कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं. ये बात हमने सूरी साहब की पॉडकास्ट में सुनी और समझी. एंड आई फेल्ट लाइक एडिंग दिस टू एवरी डिस्कशन दैट नाउ आई हैव विद ऑल ऑफ माई गेस्ट्स. के देखें, ये हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, हमारी लर्निंग्स के ऊपर, लाइफ लेसन्स के ऊपर. एंड दीज आर ऑल्सो आइडियाज़. एंड डिसएग्रीमेंट और अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती इसके ऊपर. वी जस्ट थिंक अबाउट देम. लाइक हम भी जो भी बात कर रहे थे, हम सोच के कर रहे थे. आई होप कि हमारा डिस्कशन कहीं कभी किसी मौके पर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, किसी को कुछ इससे बेहतरी नज़र आए, हमारे लिए बेहतरी हो जाए. हो सकता है हमारी कोई क्लाउड्स हैं वो थॉट के अंदर, तो वो क्लियर हो जाए. एंड दैट्स ऑल द पर्पस ऑफ दीज पॉडकास्ट्स आर टू थिंक एंड टू एनालाइज एंड टू डिस्कस. जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बात हमारे मन में ही रहेगी और रह जाएगी. So thank you, Ilsa, for being here with us and giving us your precious time. मुझे frankly speaking इतना मज़ा किसी पॉडकास्ट में नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आ रहा है, बिकॉज मैं वो बहुत सारी बातें कर सकी हूँ जो मेरे दिल में एक चुभन सी थी या जो परेशानी थी, या कभी कभी मैं परेशान होकर सोचती थी कि what is happening around us. So food for thought. Jazakallah. Thank you so much. And thank you for bearing us, and I hope I had the privilege of your time. Till next time, Jazakallah. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.